अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमने फाइंड करना है डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है हमारी पहले वाली वीडियो में। इस वीडियो में जस्ट हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले वो वीडियो देखें। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, जिसमें हमने डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। अब डोमेन होता क्या है? वो वाली इनपुट्स जो किसी भी फंक्शन के अंदर अलाउड है वो है हमारी डोमेन। ठीक है। अब इनपुट्स क्या है? एक्स, मतलब एक्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है। एक्स क्या ले सकते हैं? यहाँ सारे रियल नंबर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका डिनोमिनेटर भी नहीं है, बटा भी नहीं है। ठीक है। और ना ही इसका अंडर रूट है। ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन आ जाएगी वो हमारे पास सारा रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है। अब बटा नहीं है, मतलब बटे में ज़ीरो भी नहीं है। ठीक है। जिससे इसको प्रॉब्लम हो तो बटा भी नहीं है, और अंडर रूट से भी इसको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अंडर रूट भी नहीं, क्योंकि अंडर रूट क्या करता है? वो कहता है कि मैंने जस्ट पॉजिटिव नंबर लेने, मैंने नेगेटिव नहीं लेने। ठीक है। तो ये अंडर रूट से भी आज़ाद है और बटे से भी आज़ाद है, इसीलिए इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर आ जाएगी, मतलब ये सारे रियल नंबर ले सकता है। ठीक है। और इसकी जो रेंज होगी, रेंज का क्या तरीका पढ़ा था हमने कि ये हमारे पास है y = 5 - x। हमने कहा था कि x क्या क्या है? वो है हमारी डोमेन, और उस x पर, उन x पर जो भी है x लिए हमने, ठीक है, इन सब यानी कि रियल नंबर पर हमारा y क्या क्या हो सकता है। तो यानी कि हमने y फाइंड करना है। तो y फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखेंगे। ये है y एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है। ये y के भी इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे? x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखेंगे। ये -x इधर आके +x हो जाएगा, ये 5 - y बन जाएगा। तो अब y क्या क्या हो सकता है? यहाँ y भी सारा रियल नंबर आएगा, क्योंकि इसका बटा भी नहीं और अंडर रूट भी नहीं है। तो इसका मतलब जो y है वो भी सारा रियल नंबर ही होगा। तो इसका मतलब जो हमारी डोमेन थी वो भी रियल नंबर है, और हमारी जो रेंज है वो भी हमारी क्या हो जाएगी? सारी रियल नंबर। अब ये वाला क्वेश्चन, ये g of x = y के बराबर है। ठीक है। अब यहाँ हमारा x क्या क्या हो सकता है? x जो है ना वो हमारा अंडर रूट कहता है कि मैंने पॉजिटिव नंबर लेने हैं और आपको वापस पॉजिटिव ही करने हैं, यानी कि इनपुट भी मैंने पॉजिटिव लेनी है और आउटपुट भी मैंने पॉजिटिव देनी है। अंडर रूट कहता है मुझे नेगेटिव नंबर नहीं कहता, मैं उसको नहीं सोल्व कर सकता। तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर है वो कहता है मैंने उसको पॉजिटिव लेना है, फिर ही मैं सोल्व करूँगा, फिर ही मैं वर्क करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। तो इसका मतलब वो x+2 है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू अंदर वाली टर्म 0 होगी तभी पॉजिटिव होगी ना, 0 या 0 से बड़ी होगी तभी अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होगी, अदरवाइज वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, और यहाँ से x क्या आएगा? x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब वो कह रहा है कि अंडर रूट में x की जगह अगर आप -2 या उससे बड़े नंबर लोगे तब ही मैं वर्क करूँगा, अदरवाइज मैं वर्क नहीं करूँगा। तो यही है हमारी डोमेन। ठीक है। और यही हम इनपुट्स ले सकते हैं। ठीक है। डोमेन हमारी क्या आ जाएगी? -2 से इन्फिनिटी तक। तो -2 हमने लेना है। ठीक है। तो ये आ गई हमारी डोमेन। अब रेंज क्या है? वही रेंज को क्या करेंगे? हम फंक्शन ऑफ y लिखेंगे। ये फंक्शन ऑफ x है तो इसको फंक्शन ऑफ y लिखेंगे। y = x+2, चूँकि ये हमारे पास गिवन फंक्शन था, ये हमारे पास गिवन है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये 2 से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये y² आ गया। अब ये x इधर आके, अब ये प्लस का 2 इधर आके -2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y² - 2 = x। अब ये x आ गया एज अ फंक्शन ऑफ y, y² - 2। अब ये देखिए x एज अ फंक्शन ऑफ y हो गया ना, क्योंकि ये y की फॉर्म में आ गया। अब y क्या क्या हो सकता है? y आ जाएगा सारा रियल नंबर। तो इसका मतलब y बिलोंग करेगा रियल नंबर में से, यानी कि y क्या क्या हो सकता है? रियल नंबर। लेकिन मैंने ये कहा था उस दिन, उस वीडियो में मैंने कहा था कि जो अंडर रूट वाले क्वेश्चन है वहाँ आपने ध्यान रखना है। क्योंकि अंडर रूट जो है वो तो कहता है मैंने पॉजिटिव इनपुट लेनी है और आउटपुट भी आपको पॉजिटिव देनी है, यानी कि x भी मैंने पॉजिटिव लेना है और मेरे y भी आपको पॉजिटिव देनी है, यानी कि जो भी मैं इनपुट ले रहा हूँ सारा ही वो पॉजिटिव ले रहा हूँ, और जो मैंने आपको आंसर करना है वो भी मैंने पॉजिटिव करना है, यानी कि y भी मैंने पॉजिटिव देना है। लेकिन यहाँ तो y आ गया रियल नंबर, सारा रियल नंबर, इसमें तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, लेकिन फंक्शन कह रहा है मैंने जस्ट आपको पॉजिटिव देने, लेकिन हमने यहाँ नेगेटिव भी ले लिए, पॉजिटिव दोनों ले लिए। तो ये हमने फिर क्या करना है? नेगेटिव नंबर को निकाल देना है। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो कहता है मैंने तो देना ही आपको पॉजिटिव, तो हम फिर नेगेटिव कैसे लेंगे? ठीक है। तो नेगेटिव को हम फिर बाहर निकाल देंगे। तो y = हमारा आ जाएगा 0 से +∞ की तरफ। ये वाले नंबर वो कह रहा है कि आंसर में मैंने आपको देने हैं। ठीक है। क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है नेगेटिव नंबर को सोल्व करने की, यानी कि नेगेटिव देने की इसकी कैपेसिटी नहीं है। ये देता ही हमें पॉजिटिव है, लेता भी पॉजिटिव है और हमें देता भी पॉजिटिव है। यही इसकी कैपेसिटी और यही इसकी लिमिटेशन है। अगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो ये उसके ऊपर वर्क ही नहीं करता, अपना फंक्शन ही नहीं दिखाता। अब ये है हमारे पास फंक्शन y = x - 5 का मोड। अब मोड फंक्शन भी मैंने आपको बताया था कि मोड कहता है
मैं सारे नंबर ले सकता हूँ, मैं पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको वापस जस्ट पॉजिटिव ही करने हैं, ठीक है। ये मोड की कंडीशन है, या मोड का फंक्शन है, या उसकी कैपेसिटी है, या लिमिटेशन है, जो मर्जी कह ले। मोड कहता है कि मैंने आपसे नेगेटिव नंबर भी ले सकता हूँ, पॉजिटिव नंबर भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं वापस आपको पॉजिटिव ही करूँगा बस। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो सारी रियल नंबर आ जाएगी, ठीक है। रियल नंबर क्यों है? क्योंकि इसका बटा भी नहीं है, तो जो हमें नीचे से कुछ निकालना पड़े कोई नंबर जो इसको डिनोमिनेटर को ज़ीरो करे, ठीक है। तो सिंपल फंक्शन है। तो जो डोमेन आ गई रियल नंबर, लेकिन जो रेंज आएगी, अब रेंज इसको हमने वाई की सूरत में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, फंक्शन ऑफ वाई। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमें बता रहा है कि मैंने आपको देना ही पॉजिटिव है, नेगेटिव मैंने देना ही नहीं, तो जस्ट पॉजिटिव ले लेंगे फिर हम नंबर। बस 0 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो यही हमारी क्या आ जाएगी, रेंज। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 सोल्व करने लगे हैं, जिसमें हमने फाइंड करनी है डोमेन और रेंज। अब ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ना, इसका नाम होता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी जो डोमेन है ना वो 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड होती है। जिसकी डोमेन का जो सेट है ना वो 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड होता है। और इस फंक्शन की जो डोमेन है ना वो हमें अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन होती है, ठीक है। डोमेन क्या होता है आपको पता है कि एक्स क्या क्या हो सकता है, वो होती है हमारी डोमेन। अब इसने ये बता दिया कि x लेस देन -2 के लिए आपने ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है, और x ग्रेटर देन -2 के लिए आपने ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है। मतलब और डोमेन यही है ना कि x क्या क्या हो सकता है, उसने तो x बता दिया हमें। तो x लेस देन -2 क्या होता है, -2 या -2 से छोटे नंबर, ठीक है। तो ये आ गई इसकी डोमेन, -2 यहाँ से लेना है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन के लिए x क्या क्या हो सकता है, वो ये है, वो क्या है, -2 या उससे बड़े नंबर। -2 नहीं यहाँ लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है। अब फिर इस जी ऑफ एक्स की डोमेन क्या होगी, जी ऑफ एक्स की जो डोमेन होती है वो इस एक्सप्रेशन की डोमेन और इस एक्सप्रेशन की डोमेन, इन दोनों को मिला के ओवरऑल जो डोमेन बनेगी वही इसकी डोमेन है। तो इसकी डोमेन और इसकी डोमेन को मिलाने का क्या तरीका है, जब 2 सेट्स होते हैं उन दोनों को अगर हमने मिलाना है, मतलब जमा करना है, ये दोनों को मिलाना है, तो हम सेट्स क्या करते हैं, यूनियन ले लेते हैं। तो हम इन दोनों सेट्स का क्या ले लेंगे, यूनियन। यूनियन का मतलब ये होता है कि इस सेट के एलिमेंट्स और इस सेट के एलिमेंट जितने भी दोनों को मिला के ओवरऑल जो एलिमेंट्स आएंगे वही इसकी डोमेन हो जाएगी। अब इस सेट को इस सेट का यूनियन कैसे लेंगे, वो कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से -2 तक जाना है, और फिर -2 यहाँ तो लेना, लेकिन यहाँ नहीं लेना। यहाँ क्या है, -2 तक सारे नंबर ले लिए, यहाँ जस्ट -2 नहीं लिया, लेकिन -2 के फ़ौरन बाद वाले सारे नंबर ले लिए। मतलब -2 तो इधर तो ले लिया ना, तो यूनियन क्या होता है, दोनों साइड्स के एलिमेंट। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ -2 है, यहाँ नहीं है, लेकिन हम यूनियन में दोनों साइड्स के एलिमेंट्स ही लेते हैं ना, तो यही इसका यूनियन हो गया, और ये ओवरऑल इसकी डोमेन आ गई, और यही हमारे पास जी ऑफ एक्स की डोमेन है, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं रेंज। रेंज क्या होता है कि उन एक्स पर हमारा वाई क्या क्या हो सकता है, वो है हमारी रेंज। अब वो कह रहा है कि -2 से छोटे नंबर के लिए जो डोमेन है ना वो आपने ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है। मतलब आपने जो रेंज निकालनी है वो इस एक्सप्रेशन से निकालनी है, लेकिन अगर आपने -2 से बड़े नंबर लेने हैं डोमेन में, तो आपने इस फंक्शन से रेंज निकालनी है। तो फिर जो इस जी ऑफ एक्स की रेंज क्या होगी कि इसकी रेंज निकालें, इसकी रेंज निकालें, दोनों का यूनियन लें, तो जो ओवरऑल रेंज आएगी वही इसकी रेंज हो जाएगी, जैसे डोमेन निकाली हमने। अब इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या होता है, चलें मान लें -2 है ना, या -2 से छोटे नंबर, उनके लिए मैं ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करता हूँ। हम वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं क्या क्या वाई आ सकता है। अब पहले एंड वाला नंबर कौन सा है, -2, यानी कि -2 या उससे छोटे नंबर है ना, तो हम -2 पहले पुट करते हैं, एंड वाला जो नंबर है, ठीक है। -2 को जब मैंने इस एक्सप्रेशन में पुट किया, पुट x = -2, तो -2 के लिए हमने ये वाला 6x + 7 यूज़ करना है। तो 6x + 7 मैंने किया, क्योंकि x की जगह मैंने -2 पुट कर दिया, ठीक है। रेंज फाइंड कर रहे हैं, तो इनको जब मैंने सोल्व किया तो आंसर आया -5। अब ये देखें -5, पहला जो आंसर आया वो आया -5, ठीक है। मैं इधर निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जैसे ही मैंने -2 पुट किया तो मेरा जो आंसर आया मतलब y वो -5 आया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें -2 से छोटे नंबर पुट कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। -2 से छोटा कौन सा है, क्योंकि हर लेफ्ट वाला नंबर राइट वाले से छोटा है, ठीक है, ऐसा ही है। तो -2 से छोटा अब क्या हो सकता है नंबर, -3, क्योंकि -3 है लेफ्ट साइड पर, तो -3 छोटा है ना -2 से। अब मैंने फिर पीछे आ गया, -2 से पीछे आ गया, तो मैंने 3 पुट किया माइनस। तो जब मैंने 6x + 7 में पुट किया, x की जगह -3 रखा, तो मेरे पास आंसर आ गया -11।
अब पहले जब मैंने -2 पुट किया तो मेरा आंसर -5 आया था। अब -11 आ गया, मतलब -5 से भी पीछे आ गया, -11 कहीं यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। वैसे क्योंकि ये लाइन मैंने छोटी बनाई है, -11 कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। मान लो यहाँ कहीं -11 है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद -5 पुट किया, -5 पुट करने से मेरा आंसर क्या है, -23 और आगे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने -7 पुट किया, मतलब -2 से छोटे छोटे नंबर पुट करता जा रहा हूँ, पहले -3 फिर -5 फिर मैंने -7 पुट किया तो आंसर मेरा -35 आ गया। जब मैंने -10 पुट किया तो मेरा आंसर -53 आ गया। मतलब जैसे ही मैं -2 पुट करता जा रहा हूँ, मतलब -2 या उससे छोटे नंबर ले रहा हूँ, मेरा जो आंसर है वो -5 या उससे पीछे जा रहा है, -5 या उससे पीछे नंबर जा रहे हैं मेरे सारे, तो ठीक है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के लिए जो मेरी रेंज हो गई है ना, वो क्या आ गई, -5 से -इन्फिनिटी तक, ये मेरी क्या होगी इस एक्सप्रेशन के लिए रेंज। -5 पर हमने क्लोज ब्रैकेट लगानी क्योंकि -5 हमने इंक्लूड करना है, उसने ये बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आ गई इसकी रेंज। अब हम फाइंड करते हैं x ग्रेटर देन -2। वो कह रहा है -2, जब आपने x की वैल्यू -2 से बड़ी लेनी है तब आपने ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है, और इसके लिए हमारी रेंज क्या क्या हो सकती है। अब ये देखें, वो -2 नहीं कह रहा लेना, -2 से बड़े, यानी कि वो -2 जो है ना, ये वाला नंबर ये नहीं लेना, ठीक है। इसके बाद फ़ौरन बाद वाले नंबर, यानी कि वो -2 से बड़ा ही है, अब फ़ौरन बाद वाला नंबर हमें पता ही नहीं है कौन सा है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, फिलहाल मैं -2 इसके अंदर पुट करके देखता हूँ, वैसे ही पुट करना है। -2 जब मैंने इसके अंदर पुट किया तो मेरा आंसर आ गया 10। अब चूँकि -2 इसकी तो डोमेन नहीं है, तो फिर जो 10 है वो भी इसकी रेंज नहीं है, क्योंकि -2 तो इसके अंदर इंक्लूड है ही नहीं। लेकिन मैंने इसके अंदर पुट कर दिया तो आंसर क्या आ गया 10। अगर -2 डोमेन में नहीं है तो 10 भी फिर इसकी रेंज में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन -2 के फ़ौरन बाद वाले नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, -2 के फ़ौरन बाद वाला नंबर कौन सा हो सकता है, यहाँ कहीं आएगा -1.999999, मतलब ये तो मैं फ़ौरन बाद वाला तो बता ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, कुछ एक नंबर ले लीजिए वाला, ठीक है, x = -1.99, क्योंकि ये -2 के बाद ही आता है ना, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको जब पुट किया इस फंक्शन में, क्योंकि -2 के बड़े, -2 से जैसे ही मैंने बड़ा नंबर पुट किया, क्योंकि -2 के बाद वाला नंबर -2 से बड़ा ही है ना, क्योंकि ये राइट पर आता है -2 के। अब मैंने इसके अंदर पुट किया -1.99, तो मेरा आंसर क्या आ गया 9.997। तो मेरा आंसर आया 9 ये वाला, इस बात को समझना है, ये वाला आंसर आया मेरा, ठीक है। यानी कि 10, जैसे ही 10 से बड़ा नंबर पुट किया, जो मेरा आंसर आया वो 10 से छोटा आया। जैसे ही मैंने -2 से बड़ा नंबर पुट किया, ये देखें -2 से बड़ा नंबर मैंने पुट किया थोड़ा सा, तो जो आंसर है वो 10 से छोटा है, 10 नहीं आया लेकिन 10 से थोड़ा सा छोटा आ गया। जैसे ही 10 के फ़ौरन बाद वाला नंबर मैंने पुट किया, मान लो 10 के फ़ौरन पहले वाला नंबर आ गया, ऐसे कह लें, क्योंकि फ़ौरन इसके मैं फ़ौरन बाद वाला नंबर नहीं बता सकता, इसके मैं फ़ौरन पहले वाला नंबर नहीं बता सकता, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कि ये नंबर है 2 के -2 के फ़ौरन बाद, यानी कि ये नंबर है -1.99, तो इसका मतलब फिर जो आंसर आया वो 10 नहीं है लेकिन 10 के फ़ौरन बाद वाला आ गया, ठीक है। ऐसे समझ लें फिलहाल हमारी समझ के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, -1.99, अब मैंने क्या किया, x की जगह मैंने -1.8 पुट कर ली। अब कहीं -2 से और बड़ा नंबर कहीं यहाँ आता है, मान लो -1.8। जैसे ही मैंने -1.8 पुट किया इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये -2 से बड़ा ही है ना, -1.8, तो अब मेरा जो आंसर है वो 9.4। अब ये देखें और कम आ गया, 9.4 यहीं यहाँ कहीं आता है, ठीक है, यानी कि 10 से और छोटा हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या पुट किया, x की जगह -1.5। अब मैंने x की जगह -1.5, आंसर क्या है मेरा 8.5। अब यहाँ आ गया, मतलब 10 से और छोटा हो गया, यानी कि 8.5 10 से तो काफ़ी छोटा हो गया ना। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या पुट किया, x की जगह -1 पुट किया तो 7 आ गया। जैसे ही मैंने -1 पुट किया तो मेरा जो आंसर आ गया वो 7 आ गया, यहाँ कहीं आता है 7, ठीक है। तो अब ये देखें, अब x की जगह जब मैंने 3 पुट करूँगा तो -5, 3 पुट करने से -5 इधर आ गया, यानी कि मैं जैसे ही x से बड़े नंबर लेता जा रहा हूँ, यानी कि जैसे ही -2 से बड़े नंबर ले रहा हूँ ना, ये देखें -1.9 -2 से बड़ा है, उसके बाद -1.8 -2 से बड़ा है, -1.5 -2 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, 3 -2 से बड़ा है, 10 -2 से बड़ा है, क्योंकि ये सारे राइट साइड पर आते हैं -2 के। जैसे ही मैं -2 से बड़े नंबर ले रहा हूँ, मेरा जो आंसर है वो 10 से छोटा छोटा आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना, ये देखें 10 से पीछे की तरफ आ रहा है। तो यही है हमारी रेंज इस एक्सप्रेशन के लिए।
कि जैसे ही मैं -2 से बड़े नंबर पुट करता जा रहा हूँ, मेरा जो आंसर है वो क्या हो रहा है, 10 से छोटा छोटा आ रहा है। ठीक है, अब इसकी जो रेंज है वो क्या आएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 10 से लेके -इन्फिनिटी तक। 10 से लेके ये भी -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि आंसर मेरा 10 से छोटा ही आ रहा है ना, -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और 10 इंक्लूड नहीं करना हमने, क्योंकि जब -2 नहीं हमने लिया, -2 जब डोमेन में नहीं था, तो 10 कौन सा फिर रेंज में होगा। लेकिन -2 से पहले वाले फ़ौरन पहले वाले तो नंबर आ रहे थे ना, जैसे -2 के फ़ौरन बाद वाला जब मैंने बड़ा नंबर लिया तो आंसर मेरा 10 के फ़ौरन पहले आ गया, यानी कि 10 के फ़ौरन पहले वाले तो नंबर ले सकता हूँ, तो वो मैंने इंक्लूड कर लिया, लेकिन 10 नहीं लिया। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन की ये वाली रेंज आ गई, इस एक्सप्रेशन की ये वाली रेंज आ गई, इन दोनों को मिलाकर जो रेंज बनेगी वही हमारी जी ऑफ एक्स की रेंज होगी। तो क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। यूनियन क्या होता है, इस सेट के एलिमेंट भी और इस सेट के एलिमेंट भी, दोनों को मिला के हमारा जो यूनियन आ जाएगा। कैसे, अब इस सेट को मिलाना, अब ये देखें -5 से छोटे मैंने नंबर ये वाले आ गया। ठीक है, अब 10 से छोटे हैं मेरे पास ये वाले। ठीक है, अब यूनियन क्या होता है कि दोनों लाइनों का यूनियन, मतलब दोनों के एलिमेंट्स लेने। अब ये देखें 10 से छोटे, अब ये देखें ये -5 तक, तो दोनों का जो कॉमन आ रहे हैं, -5 के बाद वाले तो दोनों में कॉमन आ रहे हैं ना सेट्स में एलिमेंट्स। तो उसके बाद -5 से लेकर 10 तक ये बच गए एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों को यूनियन लेना, तो इस सेट के एलिमेंट भी आएंगे और इस सेट के एलिमेंट भी आएंगे, तो टोटल ओवरऑल कितने हो जाएंगे, यानी कि -∞ से -5 तक तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इस सेट के एलिमेंट क्या हैं, 10 से पहले तक सारे आएंगे, यानी कि -∞ से लेकर 10 तक आएंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर है। 10 तो नहीं लेना, लेकिन 10 से छोटे लेने हैं सारे। यूनियन क्या होता है कि इस सेट के एलिमेंट भी लेने, इस सेट के भी एलिमेंट, तो इतने तो कॉमन थे और इतने अनकॉमन थे, तो हमने तो कॉमन और अनकॉमन दोनों ही लेने होते हैं यूनियन में, ऐसे ही होता है ना। तो यही हमारा आंसर है। फिर 10 नहीं लेना हमने, लेकिन 10 से छोटे सारे नंबर ले लिए, तो यही हमारी है इसकी रेंज। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब वो कह रहा है हमारे पास ये वाला फंक्शन है, अगर f(2) यानी कि इस फंक्शन में अगर मैं x की जगह 2 रखूँ तो जो भी आंसर आएगा उसको -3 के इक्वल रख देना है, और इसी फंक्शन में अगर मैं x की जगह -1 रखूँ तो जो भी इसका आंसर आएगा उसको इक्वल टू 0 कर देना है। उसके बाद हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो ये मैंने आपके सामने के लिए लिख दिया ऑलरेडी। वो कह रहा है f(2) के लिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 2 पुट कर देना। f(2) जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने क्या कर दिया, फिर 2 पुट कर दिया। 2 क्यूब -a 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 + 1, सिंप्लीफाई किया, 2 का क्यूब 8 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4a आ गया, प्लस ये आएगा 2b आ गया, प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है क्योंकि f(2) बराबर है -3 के, तो फिर मैंने -3 लिख लिया। f(2) की जगह क्या लिख लिया मैंने, -3, और ये एज इट इज़ 8 और 1 आ गया 9, -4a प्लस 2b। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, -4 इधर ले आया, +2 भी हो गया, ये +2 भी इधर आ गया, -2 भी हो गया। अब ये 9 इधर बचा, -3 भी इधर आ गया, ये प्लस का 9 और प्लस का 3 हो जाएगा 12, तो ये आ गया प्लस का 12। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना। अब इसी तरह f(-1) फाइंड करना है। f(-1) फॉर f(-1) के लिए आपने क्या करना है, तो आपने इधर लिख देना है पुट x = -1 इन f(x)। ऐसे ही इधर लिखना है पुट x = 2 इन f(x), यानी कि इसमें, तो ये हमारे पास f(2) आ जाएगा। तो ये हमने ऐसे भी लिख दिया तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, f(-1) का क्यूब -a -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1। ठीक है, जहाँ जहाँ x है मैंने वहाँ वहाँ -1 रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया, -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, प्लस माइनस हो गया -a1a हो गया, प्लस माइनस b हो गया, +1 आ गया। -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे वैसे तो। अब f(-1) किसके इक्वल था, 0 के, तो मैंने इधर 0 लिख दिया। उसके बाद ये -1 +1 कैंसिल हो गया, -a बचा, -b बचा, -a इधर लाया +a, -b इधर लेकर आया +b, और ये = 0 इधर बच गया। अभी इक्वेशन नंबर 2 होगी। जब भी आपके पास 2 इक्वेशन आ जाए तो वो बन जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के 2-3 मेथड होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, ठीक है, ये बचपन में आपने लोगों ने पढ़े हुए। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने लगा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे में पुट कर दें, और वहाँ से पुट करने से जो भी आंसर आएगा इक्वेशन में उसको फिर वापस इसमें पुट कर दें। पहले यहाँ से हमने इधर जाना है, इधर से वापस इधर जाना है। तो इस रास्ते में जाते वक्त और आते वक्त हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, अब यहाँ से मैंने a की वैल्यू ले ली, मान लो मैंने b इधर ले गया। ठीक है,
तो ए इज इक्वल टू माइनस बी आएगा। यहाँ से वैल्यू ली, इस ए माइनस बी को मैंने क्या किया, इस इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैंने क्या किया, पुट ए इज इक्वल टू माइनस बी इन इक्वेशन 1। इसी ए की वैल्यू को मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, जहाँ जहाँ ए है वहाँ मैंने माइनस बी रख दिया। 4 ए था तो 4 माइनस बी होगा, माइनस 2 बी इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, ए की जगह क्या आ गया, माइनस बी। माइनस 4 बी माइनस 2 बी क्या आ गया, 12। तो ये माइनस 6 बी हो गया, माइनस 6 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड, 6 और 2 क्या हो गया, माइनस 2। क्योंकि 6 और 2 12 होता है, तो ये माइनस 2 होगा, ये वाला माइनस। तो ये बी का आंसर आ गया। अब जब मैं यहाँ से यहाँ आया तो मेरे पास बी का आंसर आ गया। अब यहाँ से मैंने वापस फिर 2 में चले जाना, वापस इसी क्वेश्चन में आ जाना है। ठीक है, तो अब मैं b इज इक्वल टू माइनस 2 इसी क्वेश्चन में पुट कर दूंगा, वापस इधर ही आ जाऊँगा। पहले मैं यहाँ इधर गया, इधर से जो मुझे मिला उसके लिए उसके बाद में फिर इधर वापस आ गया। ये तरीका होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अब जो भी मुझे इधर से मिला वो वापस फिर मैं इसी जहाँ से आया वहाँ चला जाऊँगा। b इज इक्वल टू माइनस 2 को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँगा। पुट b इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 2, जहाँ b है वहाँ उसकी वैल्यू रख दें। a प्लस b की वैल्यू थी माइनस 2 आई, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस 2 इधर आकर प्लस 2 होगा, और ये हमारे पास ए का आंसर आ गया। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब वो कह रहा है इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। डोमेन फाइंड करने का क्या तरीका है, एक्स में क्या क्या ले सकता हूँ वो है मेरी डोमेन। तो क्या मैं नहीं ले सकता उसको एक्स में से निकाल देंगे, तो मैं नीचे 0 नहीं ले सकता। तो नीचे 0 कब आता है, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख लूँ तो 3 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 3 पर मैं एक्स इज इक्वल टू 3 नहीं ले सकता, इसका मतलब। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 3 पर नीचे 0 बनता है और वो मैंने लेना नहीं है। तो फिर मैं इसके अलावा मैं कोई भी लूँगा ना तो वो ये इसका कोई ना कोई आंसर करेगा, लेकिन 3 पर ये 0 नीचे कर देता है, जिसकी वजह से वो 3 नहीं लेगा। तो इसकी डोमेन यही आ जाएगी कि डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर में से 3 को निकाल दें बस। ठीक है, अब रेंज निकालने का इसका मैंने आपको एक तरीका बताया था जब हम डोमेन रेंज पढ़ रहे थे। मैंने कहा था कि ऊपर भी लीनियर हो नीचे भी लीनियर हो, तो ऐप न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट। ऊपर 1 है नीचे 1 है, तो 1 बाई -1 आ जाएगा -1। उसको रियल नंबर में से माइनस कर दें, यानी कि रियल नंबर में से अगर मैं माइनस कर दूंगा -1 तो वो आ जाएगी हमारी रेंज। और दूसरा तरीका जो हमने एक्चुअल असल तरीका वो ये है कि हम क्या करेंगे, इसकी रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको f ऑफ y की फॉर्म में लिखूँगा। ये है x प्लस 2 की फॉर्म में, इसको मैं f ऑफ y की फॉर्म में लिखूँ, यानी कि ये f ऑफ x में है, f ऑफ y की फॉर्म में लिखूँगा मैं इसको। कैसे, इधर इसको मल्टीप्लाई कर रहे y इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ गया। तो ये 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब x इधर लें तो ये आ गया माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। अब यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, क्या बचा -1 माइनस y, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। अब ये x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड माइनस y, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया एक्सप्रेशन y, x इज इक्वल टू f ऑफ y मेरे पास क्या आ गया 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई -1 माइनस y, ठीक है। अब y क्या क्या हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है लेकिन नीचे 0 ना हो, ठीक है। तो नीचे 0 ना हो मतलब फिर क्या हो सकता है, -1 माइनस वाई 0 के इक्वल ले लेते हैं, तो y क्या हो सकता है, y -1 इज इक्वल टू वाई। तो y -1 नहीं हो सकता, तो ये हमने शॉर्टकट भी पढ़ा था, x का कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट क्या है -1, 1 डिवाइडेड बाई -1 क्या होता है -1, तो रियल नंबर में से हम -1 निकाल देंगे। ऐसे ही y नीचे -1 नहीं हो तो इसका मतलब क्या कि रियल नंबर में से मैं क्या लूँगा, -1 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, रेंज। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। वो कह रहा है मान लो ये पत्थर है ऑन द ग्राउंड, द हाइट ऑफ x सेकेंड्स इज गिवन बाई h ऑफ x, द हाइट h आफ्टर x सेकेंड्स इज गिवन बाई दिस। यानी कि वो कह रहा है कि टाइम की फॉर्म में हाइट को दिया गया है, ठीक है। कैसे, इस बात का मतलब समझाता हूँ। वो क्या कह रहा है कि एक पत्थर है, ये मान लो ग्राउंड है, ज़मीन है, इसकी जो पत्थर ऊंचा है ना ज़मीन से, उसकी जो ऊंचाई है हाइट है वो 60 मीटर है। यहाँ से लेकर जी यहाँ तक का पत्थर और ज़मीन के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है। अब वो कह रहा है अब इस पत्थर को अगर व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन, अब इस स्टोन की हाइट क्या होगी अगर x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर टाइम 1 सेकेंड हो, ठीक है। 1 सेकेंड में इसकी हाइट कितनी हो जाएगी,
अगर 1.5 सेकंड हो तो इसकी हाइट कितनी रह जाएगी, और अगर 1.7 सेकंड हो तो इसकी जो हाइट है वो कितनी रह जाएगी। लेकिन अभी ये 60 मीटर पर है, ठीक है, टाइम नहीं बताया है कि कितने टाइम में ये 60 मीटर है, लेकिन इस टाइम पे बताएं कि वो कहता है इसकी क्या हाइट होगी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि द हाइट एच आफ्टर एक्स सेकेंड इज़ गिवन, यानी कि ये जो हाइट है ना ये सेकंड्स की फॉर्म में दी है। अगर हम एक्स क्या है सेकंड्स और हाइट क्या है एच, मतलब एक्स है हमारी इनपुट और जो एच है वो है हाइट, जो मिल रहा है वो है हाइट, यानी कि अगर हम इसके अंदर सेकंड्स को पुट करेंगे तो हमें हाइट मिलेगी, वो ये कह रहा है। तो अब वो कह रहा है अगर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन, हाइट क्या होगी अगर एक्स 1 सेकंड होगा। तो ये हमें हाइट गिवन है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इसकी हाइट क्या होगी, इसी x को इसके अंदर पुट कर दें सेकंड को तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो h ऑफ 1 जो होगा वो होगा 40 माइनस 10 1 स्क्वायर, 40 माइनस 10 तो ये आ जाएगा 30। अब हाइट कितनी आ जाएगी मीटर्स में, क्योंकि 60 मीटर कहा था उसने, तो जो हाइट है वो इसका मतलब फिर मीटर्स में आ जाए, 30 मीटर इसका आंसर आ गया। यानी कि जो h ऑफ 1 आ गया 1 सेकंड पर जो हाइट आई वो कितनी आ गई 30 मीटर। अब b आ गया, b क्या है वो कह रहा है 1.5 सेकंड पर क्या होगा, वही यही सेम काम गिवन आपने ये लिखना है, उसके बाद लिखना है 4x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड्स। तो वो क्या होगी h ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर। तो ये मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करके आपका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो अब 1.5 पर जो हमारी हाइट आई वो आई 17.5 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वही सी पार्ट के लिए गिवन हमें यही है हाइट। अब वो कह रहा है क्या फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड के लिए। तो वो क्या होगा 4x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड्स। हमने क्या करना है h ऑफ 1.7, ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1.7 रख देंगे इस h में। 40 माइनस 10 1.7 का स्क्वायर, और इसका जो आंसर कैलकुलेट करने के बाद आता है वो ये है 11.1 मीटर, ठीक है। अब आते हैं हम व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब वो कह रहा है कब मतलब किस वक़्त वो कह रहा है पत्थर यानी कि ग्राउंड पर गिरेगा। ग्राउंड पर जब गिरेगा तो हाइट 0 हो जाएगी, फिर इसका मतलब है ना जब पत्थर ग्राउंड पर गिर गया तो हाइट क्या होगी 0। तो जब हाइट 0 होगी टाइम कितना होगा, कब, वो कह रहा है कब पत्थर ग्राउंड पर गिरेगा, मतलब कितना टाइम होगा कि पत्थर ज़मीन पर गिर जाएगा। यानी कि अगर ज़मीन पर गिर जाएगा तो हाइट 0 हो जाएगी फिर, तो वो यही है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो 2 पार्ट है वो ये है कि व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो जो हाइट है मतलब h ऑफ x है वो क्या हो जाएगी 0, हाइट 0 हो जाएगी ना। जब स्टोन जो है ज़मीन पर ग्राउंड पर टच कर लेगा तो हाइट 0 हो जाएगी। तो h ऑफ x क्या है हमारे पास ये 40 माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमने वो टाइम निकालना है, टाइम क्या होगा वो हम यहाँ से पता चल जाएगा। 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमें चाहिए x, तो दोनों तरफ ले लेंगे अंडर रूट, तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस, तो आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो x आ गया +2। क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता कभी भी, हमारे पास हमेशा टाइम क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम सेकंड्स में हमें गिवन था, तो इसका मतलब जो टाइम आएगा इस फंक्शन से वो सेकंड में आएगा। तो हमारे पास जो टाइम है x इज इक्वल टू वो 2 सेकंड आ गए। यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व।